हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल PWP पर स्वागत है। जैसा कि आपको विदित होगा या ज्ञात होगा कि अभी तक जो भी लेक्चर पीछे पढ़ाए गए हैं उनमें अनेकों जो है टॉपिक आए हैं और उन सभी टॉपिकों के बारे में आपको बताया गया था कि आप उसे पहले समझें, समझने के बाद में नोट्स बनाएं और नोट्स को जो है समय समय पर आप रिवीजन करते रहें, क्योंकि रिवीजन करने से जो चीज़ें हमारे दिमाग से उतर जाती हैं वह दोबारा पढ़ लेने से वह फिर से दिमाग में अपना एक प्रतिबिंब के रूप में बन जाती हैं। पीछे आपने देखा होगा, जैसा कि अभी जस्ट पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया गया है कि जो अवतल दर्पण होता है उसके द्वारा प्रतिबिंब की स्थितियां क्या होती हैं और वस्तु को कहाँ कहाँ रखा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि वस्तु को कहाँ कहाँ रखते हैं और उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ जा करके बनता है। वह प्रतिबिंब साथ ही साथ में आभासी होगा, सीधा होगा, उल्टा होगा, या फिर आप देखेंगे बराबर होगा, या बड़े आकार में होगा, या छोटे आकार में बनेगा। तो इन सभी के लिए आपको नियम भी हमने बताया था और एक एक के बारे में पूरे डिटेल से व्याख्या करके बताई गई थी कि वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का बनेगा। इन सभी पर जो आधारित प्रश्न होते हैं वह बहुविकल्पी के रूप में पूछ लिए जाते हैं कि बताइए या निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा यदि किसी भी वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है। चार विकल्प बना दिया जाएगा और उसके बाद में आपसे कहा जाएगा बताइए इन चारों में से कौन सा सही होगा। यदि आप हल्का भी वहां पर मिस करते हैं तुरंत आपका विकल्प गलत होगा और विकल्प गलत होने के बाद आपका एक नंबर जो है माइनस में हो जाएगा, एक नंबर कम हो जाएगा। और रिजल्ट को बनाने के लिए एक एक नंबर को संजोना पड़ता है, अर्थात एक एक नंबर के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए अपनी मेहनत को आप एकदम क्रम से, एकदम व्यवस्थित तरीके से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब आप लेट करेंगे तो फिर सिलेबस आपके ऊपर हावी हो जाएगा और जब सिलेबस एक बार हावी हो जाएगा आपके ऊपर तो फिर उससे उबर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सिलेबस को अपने ऊपर हावी ना होने दें, आप सिलेबस के ऊपर हावी रहें, जिससे जो सिलेबस है उसमें जितने भी टॉपिक आ रहे हैं कुछ आसान मिलेंगे एकदम से कि आप एक ही बार में जान जाएंगे, कुछ चीज़ें ऐसी मिलेंगी तो थोड़ा सा कठिनाई भरा होगा, अर्थात उसे आपको 2 बार 3 बार भी पढ़ना पड़ सकता है। तो इन सब बातों को आप ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को एकदम सुचारू रूप से स्टार्ट कर दीजिए। यदि जिन विद्यार्थियों ने अभी तक नहीं किया है अब वो एकदम बढ़िया तरीके से स्टार्ट कर दें। चलिए, तो आज यहाँ आप देख रहे हैं, आपको आज जानना है इस लेक्चर में दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह परिपाटी। अब ये जो ज्यामिति चिन्ह परिपाटी है इसके द्वारा हम लोग ये जानेंगे कि वस्तु जो है कहाँ पर रखी है, वह दूरी धनात्मक होगी कि ऋणात्मक होगी, प्रतिबिंब जो बन रहा है वह ऋणात्मक होगा कि धनात्मक होगा, प्रतिबिंब का आकार जो है धन में लिया जाए कि ऋण में लिया जाए। अर्थात कहने का निष्कर्ष यही है कि प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, फोकस दूरी, प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई, इन सभी के चिन्हों के बारे में नियम को जानेंगे। आखिर उनके जो चिन्ह होंगे वह किस नियम के अंतर्गत काम करते हैं, तो इसे हम लोग आज यहाँ पर जानेंगे। उस नियम को बताने से पहले आपको हम निर्देशांक ज्यामिति को थोड़ा सा बताएंगे और ये आप जो हैं मैथ के बुक में पढ़ते हैं, मैथ का सिलेबस होता है एक चैप्टर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो रेखा ये क्षैतिज खींची जाती है उसे निर्देशांक ज्यामिति में एक्स अक्ष के रूप में जाना जाता है या यक्ष अक्ष कह दिया जाता है। इसी के बाद में जो रेखा ऊर्ध्वाधर खींची जाती है इसे कहा जाता है वाई अक्ष, इसे वाई अक्ष के रूप में जाना जाता है। एक यक्ष अक्ष हो गया, तो यक्ष अक्ष किसे कहेंगे, जो रेखा क्षैतिज खींची जाती है उसे यक्ष अक्ष कहते हैं और जो रेखा ऊर्ध्वाधर खींची जाती है उसे वाई अक्ष कहते हैं। अब आप इसमें देखेंगे ये दोनों जो अक्ष दिए गए हैं
ये दोनों एक दूसरे को यहाँ बिंदु O पर काट रहे हैं और यही आपका जो बिंदु O मिल रहा है इसी को ओरिजिन कहा जाता है, अर्थात मूल बिंदु मान लिया जाता है। मूल बिंदु क्या है कि ऐसा बिंदु जहां पर x अक्ष और y अक्ष दोनों एक दूसरे को काटते हैं वही बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। और इस मूल बिंदु का निर्देशांक जो है 0,0 हो जाता है। यहाँ ये क्यों बताया जा रहा है? बताया इसलिए जा रहा है जिससे आप अभी जो यहाँ नियम बताया जाएगा अवतल दर्पण या किसी भी दर्पण के लिए, तो जिससे चिन्हों को आप गलत ना कर रहे हैं, किसी भी तरीके से गलत होने की कोई संभावना बने ही नहीं। इसलिए आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो मूल बिंदु के या x अक्ष पर मूल बिंदु के यदि हम दाहिने की ओर चलेंगे तो दाहिनी ओर जो दिशा होती है वह धनात्मक चिन्हों की दिशा होती है, और यदि आप मूल बिंदु के बाईं ओर चलेंगे तो यह आपका जो है ऋणात्मक चिन्हों की दिशा हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जो मूल बिंदु ये लिया गया है इसके ऊपर की ओर चलिए, अर्थात y अक्ष पर मूल बिंदु के ऊपर की ओर जब चलेंगे यहाँ पर ये दिशा धनात्मक होती है, और जैसे ही आप नीचे की ओर आएंगे ये दिशा ऋणात्मक हो जाती है। तो ये चीज आपका जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी इसको हम दर्पण में जोड़ लेंगे तुरंत ही। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जहाँ भी मूल बिंदु होगा, मूल बिंदु के दाहिनी ओर में, मूल बिंदु के दाहिनी ओर धनात्मक चिन्ह की दिशा, बाईं ओर ऋणात्मक चिन्ह की दिशा। ये तो x अक्ष का हो गया। y अक्ष पर जब हम लोग चलेंगे तो मूल बिंदु से ऊपर की ओर धनात्मक और मूल बिंदु से नीचे की ओर जो है ऋणात्मक हो जाएगा। अब इसमें आप स्थिति को तो जान गए, अब क्या होगा कि जो दर्पण का ध्रुव होता है उसी को हम लोग ये मान लेंगे कि वह निर्देशांक ज्यामिति के लिए उसका जो है मूल बिंदु कहलाता है। यदि आप इसी को इसी पर ऐसे फॉलो कराएं, समझ लीजिए ये आपका जो है अवतल दर्पण बना दिया गया, अवतल दर्पण है। अब आप देखिए यहाँ पर पहले जब निर्देशांक था x अक्ष और y अक्ष, ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। अब जब हमने वहां ला करके दर्पण को रख दिया तो जो ये मूल बिंदु था यही आपका जो है दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। अब ध्रुव के अनुसार कार्य होगा कि जो हम मूल बिंदु को मान करके करते थे अब वो कार्य ध्रुव के लिए होगा, अर्थात कहेंगे ध्रुव के दाहिनी ओर की दूरी धनात्मक, ध्रुव के बाएं ओर की दूरी ऋणात्मक। ये आपका जो x अक्ष है इसी को ही इस अवतल दर्पण के लिए जो है मान लिया जाता है कि ये मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष से जब ऊपर की ओर चलेंगे तो ये धनात्मक हो जाएगा, और जैसे ही नीचे की ओर चलेंगे तो ये ऋणात्मक हो जाता है। तो ये चीजें आप क्लियर कर पाए। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि अवतल दर्पण में जब भी वस्तु को रखा गया है मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर, अर्थात वस्तु की लंबाई जो है वो धनात्मक मानी जाएगी, और जो प्रतिबिंब बना है वो नीचे भी बना है और ऊपर भी बना है। तो जो प्रतिबिंब नीचे की ओर बनेगा मुख्य अक्ष से उसे हम लोग ऋणात्मक चिन्ह के साथ में मापेंगे। ये जो ध्रुव है इसके इधर कोई भी प्रतिबिंब बन रहा है तो उसकी दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की धनात्मक होगी, और जो प्रतिबिंब इस साइड में बनेगा वहां पर वो ऋणात्मक हो जाएगा। और ये सभी दूरियां कहाँ से नापी जा रही हैं? ये सभी दूरियां मुख्य अक्ष के साथ में ध्रुव से नापी जा रही हैं। चलिए, तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर एक एक व्याख्या को लिखते चलेंगे। पहला नंबर, चलिए पहला नंबर इसका क्या कहता है? एक चीज और आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी हमने वस्तु को रखा होगा हमेशा बाईं ओर रखे हैं, अर्थात बाईं ओर जब वस्तु रहेगी तो प्रकाश की किरणें भी केवल बाईं ओर से ही चलेंगी, अर्थात दर्पण पर प्रकाश की किरणें सदैव बाईं ओर से ही डाली जाती हैं। तो पहला तो नियम यही बन जाएगा आपका। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे
कि दर्पण पर प्रकाश की किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। चलिए, पहला तो हो गया कि बाईं ओर से प्रकाश की किरणें डाली जाएंगी। दूसरी स्थिति में आप यहाँ पर देखेंगे कि जो भी दूरियां नापी जा रही हैं वह किससे वह नापी जाती हैं? दर्पण के ध्रुव से, वो भी मुख्य अक्ष के साथ में, मुख्य अक्ष के साथ में और मुख्य अक्ष के लंबवत भी नापी जाती है। तो ये जो लंबवत की स्थिति होती है वह या तो वस्तु का आकार होगा या तो वस्तु प्रतिबिंब का आकार होगा। लेकिन जो मुख्य अक्ष के साथ में नापी जा रही जो एक्स अक्ष के अनुदिश में है वहां पर तीन चीजें मिलेंगी: वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और इसी के साथ में आपको फोकस दूरी मिलेगा। इन सभी की परिभाषाएं आपको हम पिछले वाले लेक्चर में बता चुके हैं सब। चलिए, तो यहाँ पर दूसरे नंबर में आप लिखिए कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। चलिए, 2 नंबर आपका हो गया। इसके बाद आपको बताए हैं कि जो ये ध्रुव है इसके दाईं ओर की दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। यहाँ लिखेंगे ध्रुव के दाईं ओर की दूरियां धनात्मक चिन्हों के साथ मापी जाती हैं। चलिए, इसी के साथ चौथा नंबर, ध्रुव के बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक चिन्हों के साथ मापी जाती हैं। चलिए, 4 पॉइंट आपका हो गया। अब आप देखेंगे कि यदि मुख्य अक्ष से ऊपर वस्तु अथवा प्रतिबिंब की लंबाई है तो धनात्मक चिन्ह के साथ में, और मुख्य अक्ष से नीचे की ओर है तब वह ऋणात्मक चिन्ह के साथ में होगा। तो 5वें नंबर में ही दोनों बातों को लिख दिया जा रहा है कि वस्तु अथवा या फिर ऐसे आप लिखिए मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर वस्तु अथवा प्रतिबिंब की लंबाइयां धनात्मक तथा मुख्य अक्ष से नीचे की ओर
मुख्य अक्ष से नीचे की ओर लंबाइयाँ ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। तो ये जो आपके हैं 5 पॉइंट आपको बता दिया गया, और ये जो 5 पॉइंट है यही आपका दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी है। आप इसे फिगर भी इसका बना लीजिएगा, फिगर जो बनाइएगा उसमें दर्शा भी दीजिएगा, जिससे आपको ये जल्दी भूलेगा नहीं। बाकी यहाँ पर आप 5 स्थितियों को लिख लीजिए। तो इसका पहले आप नोट्स पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसे आप नोट्स में अपने लिख लीजिएगा। चलिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। हम लोग बढ़ेंगे अगले स्थिति पर। अगले हेडिंग में हम लोग जानेंगे कि जो अवतल दर्पण होता है या उत्तल दर्पण होता है उसके लिए UVF में संबंध क्या है। तो आपका हेडिंग हो जाएगा दर्पण के लिए सूत्र या फिर दर्पणों के लिए UVF में संबंध। तो आप हेडिंग कुछ भी डाल सकते हैं, चाहे दर्पण का सूत्र लिख लीजिए। चलिए, दर्पण का सूत्र ही हेडिंग डाल दिया जा रहा है। हेडिंग आपका हो जाएगा दर्पण का सूत्र। दर्पण सूत्र भी इसे कहते हैं, और इसे कह सकते हैं U, V तथा F में संबंध। U, V तथा F में संबंध है। चलिए, दोनों रूपों में चाहे दर्पण सूत्र आप कहिए, चाहे U, V और F में संबंध की बात करिए, तो सबसे पहले चर्चा तो यही करनी है कि ये जो तीनों अक्षर संकेत के रूप में आ रहे हैं, आखिर वे कौन कौन से संकेत हैं और ये किसके लिए यूज किए गए हैं। तो इसके लिए आपको हम एक जो अवतल दर्पण की स्थिति थी उसके फिगर को लेकर के पूरा बता दे रहे हैं। मान लीजिए ये आपका एक अवतल दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण बना दिया गया। ये आपका जो है मुख्य अक्ष हो जाता है। यहाँ पर आपका बिंदु आएगा P, यहाँ पर आपका आएगा F, और यहाँ पर जो है बिंदु आ जाएगा C। ऐसे अटरैंडमली हमको बस एक सीखना है कि U, V और F क्या होते हैं। तो इसके लिए हम एक वस्तु लेते हैं और वस्तु को जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख देते हैं। आपको बताया गया है पीछे कि यहाँ जब समांतर प्रकाश की किरणें चलती हैं तो परावर्तन के बाद में ये मुख्य फोकस से होकर के जाती हैं। दूसरी प्रकाश की जो किरण है वह वक्रता केंद्र से होकर के जाती है और उसी ही मार्ग पर टकराने के बाद वापस चली जाती है। जहां पर दोनों ये परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती हैं, यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनता है, और इस प्रतिबिंब को हम आई डैश नाम दे दिए, और इससे पहले वस्तु को नाम दे दिया जाए ओ डैश का। इतनी बातें आप समझ पाए। अब आपको देखना है कि जितनी भी दूरियां होती हैं सभी नापी जाती हैं ध्रुव से। ध्रुव के चाहे दाहिनी ओर नापिए चाहे बाईं ओर नापिए, आपको हमने अभी बता दिया कि किस चिन्ह में किस ओर मापते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे कि ध्रुव जहाँ है वहां से जहां पर वस्तु रखी गई है इसके बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं वस्तु की दूरी, और इसे स्मॉल u से प्रदर्शित करते हैं। अब आप जान पाए पहला संकेत क्या है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि u बराबर जो है लिखेंगे ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी। चलिए, ये आपको बता दिया गया u। इसके बाद में जहां पर आपका ध्रुव है
वहां से लेकर के जहां प्रतिबिंब बना है, इनके बीच की जो दूरी होती है, इसे हम लोग स्मॉल v से प्रदर्शित करते हैं। तो कहेंगे कि जो स्मॉल v से अक्षर आया है, यह जो है ध्रुव से प्रतिबिंब, ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, बीच की दूरी। चलिए हो गया। इसके बाद में फोकस दूरी के बारे में आपको बताए ही हैं कि ध्रुव से लेकर के फोकस के बीच की ये जो दूरी कहलाएगा, उसे हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। तो यहाँ पर लिख लेंगे F बराबर अर्थात फोकस दूरी, फोकस दूरी। अब ये तीनों संकेत आपको पता चल गया किन किन दूरियों के लिए इनका उपयोग किया जाएगा। U को शॉर्ट में कहेंगे वस्तु की दूरी, ये तो डिटेल में लिखे हैं। V को कहेंगे सीधे प्रतिबिंब की दूरी, और F आपका फोकस दूरी है ही। तो इसके लिए एक सूत्र की उत्पत्ति की गई है। चूंकि उत्पत्ति आपके सिलेबस में नहीं है, केवल आपके सिलेबस में सूत्र है कि आखिर वो सूत्र होता क्या है, और उस सूत्र पर आधारित आंकिक प्रश्न अर्थात न्यूमेरिकल हैं। तो न्यूमेरिकल तो बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के हैं इसमें भी, लेकिन सूत्र की उत्पत्ति नहीं है। ये आप सूत्र की उत्पत्ति अगले क्लासों में जानेंगे, यहाँ पर आप केवल सूत्र जानेंगे आखिर होता क्या है। तो इन सभी के संबंध के लिए एक सूत्र मिला है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, या फिर आप कह सकते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये ऐसा इसलिए लिख दिया गया है दोनों को आगे पीछे करके, क्योंकि जो जोड़ने का नियम होता है वह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो चाहे आप 1/v प्लस 1/u करिए, चाहे आप 1/u प्लस 1/v कर दीजिए, दोनों स्थितियों में जो है ये आपके सूत्र सही माने जाएंगे। और ये जो सूत्र लिया गया है, चाहे वह अवतल दर्पण हो चाहे वह उत्तल दर्पण हो, दोनों दर्पणों के लिए यही सूत्र आपका रहेगा। तो यहाँ आप नीचे लिख दीजिए कि यह सूत्र उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए है, दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए है। चलिए, ये आपका जो है एक कॉन्सेप्ट आपका जो है ये पूरा हो गया। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब सूत्र आप भूले नहीं, चिन्ह को भी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। जब न्यूमेरिकल आएगा तो वहां पर आपको चीजें बताई जाएंगी। चलिए, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब इसके बाद में हम लोग अपने कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे और जानेंगे एक नए कॉन्सेप्ट को, रेखीय आवर्धन। चलिए, फिगर को मिटा नहीं रहे क्योंकि इसका थोड़ा सा उसी रेखीय आवर्धन में उपयोग है। तो आप हेडिंग डालिए रेखीय आवर्धन या लीनियर मैग्निफिकेशन। रेखीय आवर्धन, ये आपका हेडिंग हो जाएगा। रेखीय आवर्धन क्या कहता है कि किसी भी दर्पण के द्वारा जो वस्तु की लंबाई है और वस्तु की लंबाई के साथ साथ इस दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब की लंबाई है, इन्हीं दोनों में संबंध लेकर के बनाया गया है रेखीय आवर्धन। जो आपका रेखीय आवर्धन है, पहले लिया जाएगा दर्पण के द्वारा बने हुए प्रतिबिंब की लंबाई तथा उसी वस्तु की लंबाई, अर्थात जिस वस्तु का ये प्रतिबिंब बन रहा है, इन्हीं दोनों का जो अनुपात होगा वही आपका जो है वह कहलाएगा रेखीय आवर्धन। तो आप परिभाषा समझ पाए होंगे। परिभाषा में आपको बताया गया कि दर्पण का जो मुख्य अक्ष है, दर्पण के मुख्य अक्ष के एक ऊपर आपका वस्तु रखा गया, तो ये जो ऊंचाई होगी यही वस्तु की लंबाई है।
एक इसी दर्पण के द्वारा मुख्य अक्ष से नीचे की ओर एक प्रतिबिंब बना है, इनकी भी अपनी लंबाई होगी। तो यहाँ पर मिलेगा प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। चलिए इसकी परिभाषा लिख लिया जाए। इसकी परिभाषा आपका हो जाएगा दर्पण के मुख्य अक्ष के, दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र क्या यहाँ पर आपको मिलेगा? सूत्र होता है m बराबर I बटे में O और बराबर होता है माइनस V बटे में U। तो ये आपका जो है रेखीय आवर्धन का सूत्र हो जाएगा। अब स्थिति यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो सूत्र है कहीं लग सकता है m बराबर I बटे में O केवल, कहीं लग सकता है m बराबर माइनस V बटे U, और कहीं पर लग सकता है सूत्र न्यूमेरिकल में I बटे O बराबर माइनस V बटे U। ये तीनों स्थिति कभी भी किसी भी न्यूमेरिकल में जो है अपना योगदान दे सकता है। तो इसलिए ये एक ही में लिख दिया गया कि m का मान I बटे O के बराबर है, m का मान माइनस V बटे U के बराबर है, और I बटे O का मान माइनस V बटे U के भी बराबर है। तो अलग अलग यदि आएगा तो अलग अलग देखेंगे, एक ही में लगाना होगा तो एक ही में लगाएंगे। ये सब चीज़ें वहाँ न्यूमेरिकल में दिए गए आंकिक मानों पर निर्भर करेगा कि क्या क्या या किस किस चीज़ का मान दिया है, कौन कौन सी वैल्यू दी गई है, कौन कौन सी वैल्यू निकालनी है। फिर वैल्यू निकालने के लिए हम लोग अलग अलग संबंधों का यहाँ पर सूत्र को मिलान करके तुरंत ही वहाँ पर लगाएंगे। जो ये रेखीय आवर्धन का सूत्र मिला है ये केवल अवतल दर्पण के लिए नहीं है, ये सूत्र दोनों दर्पणों के लिए है। तो यहाँ लिख देंगे यह सूत्र अवतल तथा उत्तल दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए है, दर्पणों के लिए है। चलिए तो ये आपका जो है रेखीय आवर्धन का आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। चलिए इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाते चलिएगा। आपको हम बहुत बार कहते हैं क्योंकि नोट्स की कीमत आपको पता चलेगी एग्ज़ाम के अंतिम दिनों में, जब एग्ज़ाम एकदम पास में आ जाता है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। अब इसके बाद में एक अंतिम हेडिंग हम लोग आज पढ़ेंगे और वह हेडिंग होगा कि दर्पणों की पहचान आखिर किस प्रकार से की जाएगी। कि आखिर मान लीजिए आपको दर्पण दे दिया जाए और बताया जाए कि आप इसे देख करके बताइए कि ये अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है कि समतल दर्पण है। तो उसकी जो पहचान करने की विधियां हैं उसके लिए दो विधियां उपयोग में की जाती हैं। तो पहले आप हेडिंग डालिए कि दर्पणों की पहचान, दर्पणों की पहचान। चलिए दर्पणों की पहचान करनी है तो आपको बताएं कि दर्पणों की पहचान के लिए दो विधियां हैं। तो लिख देंगे कि इसके लिए
इसके लिए दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। चलिए, दो विधियां आखिर वो कौन कौन सी हैं? इसमें पहली विधि है स्पर्श करके और दूसरी विधि का नाम है प्रतिबिंब को देख करके। तो पहली विधि यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे, पहली विधि हो जाएगा स्पर्श करके। चलिए, स्पर्श करके कैसे आप जानेंगे? मान लीजिए आपको तीनों दर्पण दे दिया गया, एक आपके लिए उत्तल दर्पण दिया गया, एक अवतल दर्पण है और एक समतल दर्पण है। बताइए स्पर्श करके कैसे आप जान लेंगे कि वह जो है कौन सा दर्पण होगा या कौन से प्रकार का दर्पण है? तो इसके लिए क्या करेंगे, एक लकड़ी का पैमाना लेते हैं और वह जो लकड़ी का पैमाना होता है वह समतल रूप में रहता है, समतल रूप में रहेगा। यदि हम पैमाने को ले जा करके दर्पणों के ऊपर रखें तो रखने के बाद में हम लोग ये पहचान कर लेंगे कि वह दर्पण आखिर कौन सा होगा। कैसे पहचानेंगे? चलिए, मान लिया जाए कि लकड़ी का पैमाना जो है, आप पहले फिगर के द्वारा जान लीजिए, फिर भी व्याख्या यहाँ लिख दी जाएगी। मान लीजिए कि एक आपका जो लकड़ी का पैमाना है वो यहाँ पर है, दूसरा पैमाना यहाँ पर है, तीसरा पैमाना यहाँ पर हो गया, क्योंकि तीन दर्पण लिए गए हैं, एक अवतल, उत्तल और समतल। तीनों की पहचान कैसे होगी, इसी को आपको जानना है। मान लीजिए आपने नीचे इसी के जो है दर्पणों को लगा करके रखा है, तीनों के नीचे दर्पण आपने लगा दिया और आप ये जानते नहीं है कि कौन सा दर्पण कौन से नाम से जाना जाएगा। इसके लिए जो दर्पण है उस पर आप इस लकड़ी के गुटके को रखिए। यदि कहीं दर्पण ऐसा होता है कि जो नीचे वाला दर्पण है इस पर जब लकड़ी का पैमाना रखेंगे तो वह जो है इसके प्रत्येक भागों को स्पर्श कर लेता है, तो इसका नाम जो है वह हो जाएगा समतल दर्पण। इसका नाम हो जाएगा समतल दर्पण। यदि कहीं जो लकड़ी का पैमाना है उस दर्पण के केवल जो है दो सिरों पर स्पर्श करता है, दो सिरों पर मतलब पहला छोर और दूसरा छोर, पहला किनारा दूसरे किनारे पर स्पर्श करता है, लेकिन बीच का जो भाग है वो दबा रह जाता है, ऐसी स्थिति में इसका नाम हो जाएगा अवतल दर्पण। चलिए, इसके बाद में उत्तल के लिए क्या है कि जो लकड़ी का पैमाना है वह दर्पण को केवल बीच के भाग में स्पर्श करे, किनारों के भाग पे स्पर्श ना करे, तो ऐसा जो नाम होगा दर्पण का वह हो जाएगा उत्तल दर्पण। आप तीनों चीजों को देख लीजिए ध्यान से। बताया गया कि आप दर्पण यदि नीचे रखे हैं, लकड़ी का पैमाना आप लाइए, लकड़ी का एक गुटका लिया जाता है, तो पैमाने को जब आप लाएंगे तो यदि वह उस दर्पण को प्रत्येक बिंदु पर प्रत्येक भाग पर स्पर्श कर लेता है उसका नाम समतल दर्पण हो जाएगा। यदि किनारों पर स्पर्श तो कर रहा है लेकिन बीच में जो भाग है वो दबा हुआ रह जाता है, ये दर्पण अवतल कहलाएगा। और यदि कहीं जो ये पैमाना है वह केवल बीच के भाग में स्पर्श करे लेकिन किनारों पर स्पर्श ना करे, तो ऐसी स्थिति में दर्पण का जो नाम है वह उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि इसकी आपको व्याख्या लिखनी हो तो क्या लिख सकते हैं? इसके लिए लकड़ी का एक पैमाना दर्पण या फिर दर्पणों के ऊपर रखते हैं। मतलब लकड़ी का जो पैमाना लेंगे उसे दर्पणों के ऊपर रखेंगे। पहली स्थिति क्या कह रहा है? ए नंबर में यदि पैमाना
पैमाना दर्पण के प्रत्येक बिंदु को, दर्पण के या प्रत्येक भाग को भी लिख सकते हैं हम, प्रत्येक भाग को स्पर्श करता है, स्पर्श करता है, तब वह समतल दर्पण होगा। चलिए, समतल दर्पण हो जाएगा। दूसरी स्थिति आप देखिए कि यदि पैमाना दर्पण के किनारों पर स्पर्श करे, किनारे या किनारों पर स्पर्श करे, स्पर्श करे तथा बीच का भाग दबा हुआ रहे, तथा बीच का भाग दबा हुआ रहे, दबा हुआ हो, तो वह अवतल दर्पण होगा। चलिए, तीसरे नंबर में चलते हैं। तीसरे नंबर में आप देखेंगे केवल बीच में स्पर्श करे और किनारों पर उभरा हुआ रहे, तो यहां लिखेंगे यदि पैमाना दर्पण को बीच में स्पर्श करे, बीच में स्पर्श करे तथा किनारों का भाग उठा हुआ हो, तो वह उत्तल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। चलिए, तो ये चीजें जो हैं आपको बता दिया गया कि स्पर्श करके हम लोग किस प्रकार से पहचानेंगे। दूसरा हेडिंग आपका है प्रतिबिंब को देख करके। दूसरा हेडिंग होगा प्रतिबिंब देख करके। चलिए, प्रतिबिंब देख करके, प्रतिबिंब देख करके कैसे पहचानेंगे। मान लीजिए आप किसी दर्पण के सामने खड़े हैं और उस दर्पण का नाम आप ये जानते नहीं हैं कि वो अवतल होगा, उत्तल होगा कि समतल होगा। तो उसके लिए यदि आपको ये जो अभी नियम बताने जा रहे हैं, यदि आपको ये जानकारी में रहेगी तो आप उसको तुरंत ही पहचान जाएंगे कि सामने वाला दर्पण जो है कौन सा दर्पण होगा। यदि आप किसी दर्पण के सामने खड़े हों और उस दर्पण में जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है वह आपके ही आकार का बने, मतलब जितनी बड़ी वस्तु हो उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बने। आप चाहे उसको वस्तु को आगे पीछे करिए, कहीं भी करिए, लेकिन प्रतिबिंब जो है वह उसी ही तरीके से बनेगा, वस्तु के बराबर आकार का। तो ऐसी स्थिति में उस दर्पण को हम लोग कहेंगे समतल दर्पण। तो आप पहला नियम जान गए कि यदि दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाए, उस दर्पण में या फिर उस दर्पण के सामने किसी वस्तु को अलग अलग जगहों पर या अलग अलग स्थितियों में रखा जाए और उस दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब है वह हमेशा उसी वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बनाता है, इसका मतलब है वह दर्पण जो है समतल दर्पण कहलाएगा। चलिए, तो यहाँ पहले नंबर में लिखेंगे, इसकी पहले नंबर की स्थिति होगी यदि वस्तु को विभिन्न
रखा जाए, रखा जाए तथा दर्पण में, दर्पण में इसका प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब सदैव, सदैव वस्तु के बराबर हो, इसका प्रतिबिंब सदैव वस्तु के आकार के बराबर हो, आकार के बराबर हो तो वह समतल दर्पण होगा। चलिए, समतल दर्पण की तो पहचान हो गई। अब इसी के बाद में हम लोग दूसरा नंबर जानेंगे। दूसरा नंबर जानेंगे अवतल के बारे में। चलिए, अवतल की पहचान क्या है आखिर? यदि मान लीजिए आप दर्पण के सामने खड़े हैं या फिर दर्पण के सामने वस्तु को ऐसे रखा गया, ये दर्पण है, ये वस्तु है। जब वस्तु को दर्पण के पास में रखे तो जो प्रतिबिंब है वह सीधा सीधा बने और बड़ा बने, लेकिन जैसे ही वस्तु को दर्पण से दूर ले जाते हैं उसका प्रतिबिंब जो है वह उल्टा और छोटा बनने लगता है। तो वह जो दर्पण ये कहलाएगा वह हो जाएगा अवतल दर्पण। समझ पाए आप? क्या बताया गया कि यदि वस्तु को दर्पण के पास में रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब दर्पण में सीधा और बड़ा बने, और दूर ले जाएं, वस्तु को दूर ले जाएं तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा वह उल्टा और छोटा हो जाए, वह दर्पण जो है वह अवतल दर्पण हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे यदि यदि दर्पण के सामने वस्तु को, दर्पण के सामने वस्तु को समीप रखा जाए, समीप रखा जाए तो प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब सीधा व बड़ा प्राप्त होता है, सीधा व बड़ा प्राप्त होता है। तथा यदि वस्तु को दर्पण से दूर रखा या दर्पण से दूर रखने पर दर्पण में प्रतिबिंब, दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा व छोटा बनने लगे, उल्टा व छोटा या बड़ा, बड़ा भी बन सकता है, बड़ा बने तो वह दर्पण अवतल होगा, या वह दर्पण कॉमा अवतल दर्पण होगा। चलिए, अवतल भी बता दिया गया कि आप दर्पण यहाँ पर रखेंगे, इसके पास में जब आप वस्तु रखेंगे इसका प्रतिबिंब यहाँ पर जब बनेगा तो वह जो है सीधा और बड़ा, लेकिन आपने वस्तु को कहीं दूर कर दिया तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब है वह छोटा और उल्टा बने तो कभी कभी बड़ा भी बन जाता है। तो ऐसा दर्पण जो है वह अवतल दर्पण कहलाएगा। चलिए, एक पॉइंट और है सी, उत्तल के लिए। उत्तल के लिए क्या होगा कि यदि आप दर्पण के सामने किसी भी स्थिति में वस्तु को रखते हैं और उस दर्पण में प्रतिबिंब सदैव सीधा
और छोटा बनता है, तो ऐसी स्थिति में वह जो दर्पण है वह कहलाएगा क्या? उत्तल दर्पण। तो यहाँ पर लिखेंगे कि वस्तु की किसी स्थिति के लिए या वस्तु को किसी भी स्थिति में रखने पर, किसी भी स्थिति में रखने पर प्रतिबिंब सदैव सीधा व छोटा बने तो वह उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण होता है। कहा गया वस्तु को किसी भी स्थिति में रखने पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वह हमेशा सीधा और छोटा बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में वह जो दर्पण होगा उसका नाम हो जाएगा उत्तल दर्पण। तो इस स्लाइड पे आपको पूरा दर्पणों की पहचान की जितनी विधियां हैं उन सभी को आपको बता दिया गया है। अब ये क्लास आपका आज यहीं पर ओवर होगा और इसके बाद में हम अगले क्लास में अगले नए नए हेडिंग को लेकर के मिलेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लेने के बाद में आप इसे अपने नोट्स में भी पूरा कंप्लीट कर डालिएगा, प्लस याद भी कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।